हेलो एवरीवन। सो अपन आज अपने फ्री फास्ट ट्रैक बेच ऑफ ऑडिट के चैप्टर 16.1 पे पहुंच चुके, दैट इज ड्यू डिलीजेंस। वापस से बता देता हूँ, हर बार बताता हूँ कि अपन बाकी लोगों से थोड़ा स्पेशल क्या करने वाले हैं, थोड़ा नहीं बहुत स्पेशल। अपन समझेंगे तो सही, पर समझने के साथ साथ मेन फोकस अपना रहेगा रट्टाफिकेशन पर रहेगा, मतलब रटने पर रहेगा। मैं आपको रटाऊंगा और आप मेरे साथ रटोगे। ठीक है, तो रटने की जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो, क्योंकि आईसीआई बिना रटे हुए, बिना एग्जैक्ट कीवर्ड्स और हेडिंग के आपको मार्क्स नहीं देने वाला, आप चाहे कितना भी समझ लो। तो बिल्कुल कटु सत्य है, पर ये है जो है। ओके, तो अपन शुरू करते हैं। और ये फ्री फास्टैग बैच, हाँ भाई बिल्कुल फ्री है, नीचे प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा आपको। किस बुक से होगा? ये होगा जो मैंने कुछ ही टाइम पहले लॉन्च करी थी, फुल्ली इन टेबुलर एंड चार्ट फॉर्मेट, सारे बुक्स के अंदर ही। इस जो कॉन्सेप्ट बुक है उसी के अंदर क्वेश्चन भी कवर है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट उसके नीचे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट उसके नीचे क्वेश्चन। ओनली 500 पेजेस के अंदर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज इसके में ले रखा है, फुल्ली चार्ट टेबुलर बोल्ड फॉर्मेट है। ओके, चलो सब कुछ हो गया, अब अपन शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 16.1, दैट इज ड्यू डिलीजेंस। ड्यू डिलीजेंस, सबसे पहले भाई ड्यू डिलीजेंस होता क्या है? भाई ड्यू डिलीजेंस तुम लोग जानते हो क्या? नॉर्मल कभी सुना है वर्ड भी तुमने? ड्यू डिलीजेंस, ड्यू डिलीजेंस अगर मैं बिल्कुल नॉर्मल लैंग्वेज में कहूं तो एक चीज होती है, कोई भी एक नॉर्मल प्रूडेंट इंसान मतलब दिमागदार नॉर्मल व्यक्ति, दिमागदार भी नहीं, एक नॉर्मल व्यक्ति किसी भी नए ट्रांजेक्शन में एंटर होने के पहले, कोई भी नया ट्रांजेक्शन, कुछ भी नए ट्रांजेक्शन में एंटर होने के पहले थोड़ी छानबीन करता है कि जो चीज दिख रही है वही चीज है ना, कुछ गलत तो नहीं बता रहे, वो सब तरह की चीजें, सब की सब चीजें वहां पे कंफर्म करेगा उन फैक्ट्स को। लाइक तुम अगर बचपन में सीए बनने के लिए सीपीटी का अगर कोर्स, तुमने जब सीपीटी का फॉर्म भरा था उस वक्त अगर ड्यू डिलिजेंस कर लेते तो आशीष चंगुल में नहीं फंसते, तो तुम्हारी गलती है, तुमने ड्यू डिलिजेंस नहीं करा। तो जब बंदा कोई भी करियर ऑप्शन लेता है, तब कोई भी नया ट्रांजेक्शन है उसके लिए, मतलब नई चीज है, कुछ नए, मैंने 12th में 10th के बाद तुम लोगों ने भी कॉमर्स ली, मैंने भी ली, कुछ साइंस के भी हो सकते हैं, तो जो भी अपन ने सोच के कुछ करा, अपन जो भी नया ले रहे कि आगे फ्यूचर में क्या क्या पॉसिबिलिटी होगी, कितना पैकेज होगा, क्या काम होगा, मजा आएगा नहीं आएगा, सब चीजें करने में मेरे को जो सुनने में आता है कि शर्मा जी के बच्चे का सीए करने के बाद 15 लाख का पैकेज मिला, तो मैं कंफर्म करूंगा इन सब मटेरियल फैक्टरों कि असली में सीए बनने के बाद 15 लाख का पैकेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो भी चीजें, तो मैं कंफर्म कर रहा हूं कोई भी नए ट्रांजेक्शन में घुसने के पहले चीजें, तो वो होती है ड्यू डिलीजेंस, टू कंफर्म ऑल द मटेरियल फैक्ट, टू कंफर्म ऑल द मटेरियल फैक्ट। डिफरेंस क्या है ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस में? कंफर्म होता है इससे, ऑल मटेरियल फैक्ट कंफर्म करने के लिए ड्यू डिलिजेंस होता है। अब जनरली यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस कौन कौन कराता है, अपन जो चैप्टर में पढ़ेंगे, लाइक बैंक वाला कोई भी लोन दे रहा है, बैंक वाला किसी को लोन दे रहा है, तो देखेगा कि लोन के अंदर जो उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताया, असली में बिजनेस अच्छा है नहीं है, असली में क्रेडिट वर्तीनेस बंदा है नहीं है, वो लोन देने के पहले करेगा। कोई भी इन्वेस्टर है, इन्वेस्टमेंट करने के पहले देखेगा कि कंपनी अच्छी है नहीं है। कोई भी कंपनी, अगर किसी में मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि ये कंपनी अच्छी है नहीं है, एक्वायर करने लायक है नहीं है, मैं ड्यू डिलिजेंस करूंगा उसका, सब चीजें कंफर्म, जो भी मटेरियल फैक्ट्स है जो उसने मुझे बताया, उसने मुझे बताया कि ये फैक्ट है, इतना प्रॉफिट हमारा होता है, ये चीज होती है, तो मैं उसको कंफर्म करूंगा मटेरियल फैक्ट को एक छानबीन करके। ठीक है, कंफर्म करूंगा मैं मटेरियल फैक्ट को एग्जामिन बाय एग्जामिनेशन। फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल चीजें दोनों देखूंगा मैं। और अब ये जो मैंने तुमको बोला, एक कोई भी रीजनेबल पर्सन जो कोई भी नए ट्रांजेक्शन या एग्रीमेंट में एंटर होने के पहले दूसरी पार्टी के साथ जो चीजें दिमाग में रखेगा, नॉर्मल ध्यान में रखेगा, वो चीजें उसको डिलीजेंस। और ऑडिट क्या है तुम जानते हो, ये तो इतनी सारी चीज हो गई। ये क्या? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिलेटेड ही चीजें, केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ये चीजें। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट से बहुत हटके नॉन फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी चेक करेगा, सबके सब चीजें, क्वालिटी कैसी है प्रोडक्ट की, सब कुछ चीज चेक करेगा। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस क्या है ड्यू डिलिजेंस की? इंपॉर्टेंस क्या है? बहुत नॉर्मल चीज है, तुम समझो। तुमको मैंने बोला किसी में इन्वेस्टमेंट करना है, किसी को एक्वायर करना है, तो तुमको वही तो जो मैंने बोला कंफर्म करूंगा सारे मटेरियल फैक्ट की, जैसा दिख रहा है वैसे ही सब कुछ है ना। कंफर्म बिजनेस इज व्हाट इट अपियर्स टू बी, व्हाट इट अपियर्स टू बी, जैसा दिख रहा है वैसा ही है ना। कोई भी डील किलर डिफेक्ट तो नहीं है ना। डील किलर डिफेक्ट मतलब कोई भी अपन कोई डील कर रहे हैं, तो कोई भी, मैंने अपन दोनों ने बीच के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन कर लिया कि मैं तुम्हारी कंपनी खरीद रहा हूँ, तो मैंने अब ड्यू डिलीजेंस कराया, तो कहीं भी डील जो अपन के बीच में डील हुई, तो उनके बीच में वो तुम्हारी कंपनी में दिखेगा, कोई भी खराबी हुई तो वो मुझे बताएगा, तो वो डील को किल कर देगी, तो डील को किल कर देगी। कोई भी ऐसी चीज हुई कि तुम्हारे एम्प्लॉय सही नहीं है, ईमानदार नहीं है, तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैनिपुलेटेड है, ऐसी कोई भी चीज पता पड़ी, तो डील किलर चीज है। तो वो मैं ड्यू डिलिजेंस से पता करूंगा कि कौन कौन सी चीजें डील को किल कर सकती है। गेन इन्फॉर्मेशन विच विल बी यूजफुल इन वैल्यूइंग असेट, असेट की प्राइस कितनी है तुम्हारे कंपनी की, इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया क्या है, वेरीफाई करूंगा मैं तुम्हारा, ये सब चीजें नॉर्मल है, हटाओ उसको। तो अब आती है अपने काम का इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलिजेंस।
ड्यू डिलीजेंस तुमको मैंने एक एग्जांपल दिया था, सीए में एंटर होने के पहले जब तुम सीपीटी का फर्स्ट फॉर्म भर रहे थे तो वो सीपीटी का फॉर्म फाइल करने के पहले तुमको ड्यू डिलीजेंस कर लेना चाहिए था। बस वो एग्जांपल याद है, सीपीटी फाइल कितनी तरह के ड्यू डिलीजेंस होते हैं, एरियाज इन विच ड्यू डिलीजेंस कैन बी टेकन प्लेस और राइट शॉर्ट टर्म क्लासिफिकेशन ऑफ ड्यू डिलीजेंस सीपीटी फाइल। बस ये याद है तुमको, सीपीटी फाइल, सीपीटी के फाइल भरने के पहले, फाइल करने के पहले सीपीटी का फॉर्म तुमको ड्यू डिलीजेंस कर लेना चाहिए था कि सीए के अंदर घुसना है या नहीं घुसना। तो वो सीपीटी फाइल तुम्हारा क्लासिफिकेशन हो गया सीपीटी FILE, सीपीटी फाइल। कौन कौन से तरह के हो गए अब अपने ड्यू डिलीजेंस? कॉमर्शियल ड्यू डिलीजेंस, कॉमर्शियल को ऑपरेशनल भी कहते हैं, दोनों चीज होती है ये। सी से कॉमर्शियल, ऑपरेशनल भी यही होगा। सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सोनल। यहाँ पे एक ध्यान रखना, पी से कंफ्यूज नहीं होना है। पी से क्या है? पर्सोनल, पॉलिटिकल नहीं है भाई, पॉलिटिकल नहीं है। मैं बचपन में बहुत कंफ्यूज होता था इसमें, तो तुम याद रखना पी से पर्सोनल है, वैसे पर्सोनल होगा। सीपीटी, टी से टैक्स, टैक्स का ड्यू डिलीजेंस, टी से टैक्स है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी नहीं है भाई, टेक्नोलॉजी क्योंकि नीचे आ रहा है, टेक्नोलॉजी ये वाला यहाँ पे है, ठीक है। सीपीटी, सी से कॉमर्शियल, पी से पर्सोनल, टी से टैक्स, FILE, एफ से फाइनेंशियल ड्यू डिलीजेंस, आई से इंफॉर्मेशन सिस्टम का ड्यू डिलीजेंस, एल से लीगल ड्यू डिलीजेंस, ई से एनवायरमेंटल ड्यू डिलीजेंस, ठीक है ना। तो हो गया सीपीटी फाइल। अब इनका मतलब क्या है? बहुत नॉर्मल है। कोई भी कॉमर्शियल और ऑपरेशनल ड्यू डिलिजेंस में क्या चीज देखेगा? कॉमर्शियल वायबिलिटी दिखेगा बिजनेस की, कि कॉमर्शियली वो कितना सक्सेसफुल है, कि बंदे ने अभी तक जो भी मैनेजमेंट था उसने क्या क्या कॉमर्शियल दाव पेच खेले हुए हैं, मार्केट के अंदर क्या एग्जिस्टेंस है, इसकी पॉलिसी वगैरह क्या है, कॉमर्शियल प्रोडक्ट वगैरह वायबल है नहीं है, कंपनी वर्थ करती है नहीं करती ऑपरेशनल इसको लेना, तो सारी कॉमर्शियल चीजें देखेगा, कॉमर्शियल और स्ट्रेटेजिकल की मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी वगैरह कैसी थी, ठीक है ना। पर्सनल का ड्यू डिलिजेंस की कंपनी के अंदर IIT MBA अच्छे CA वगैरह सब अच्छे अच्छे लोग ही काम कर रहे हैं ना, ऐसे तो नहीं है नॉर्मल पर्सन को रख रखा है जिन लोगों को कंप्यूटर चलाना नहीं आता, तो उस कंपनी को लेके क्या करूंगा। टैक्स का ड्यू डिलिजेंस की, टैक्स का इफेक्ट क्या होगा मर्जर एक्विजिशन में, अपन जो टैक्स करेंगे, पता चला मैंने तुमको एक्वायर करा, मेरे पे 50% टैक्स लग गया, कहीं पे कैपिटल एक्विजिशन, कैपिटल गेन, तो दिक्कत हो जाएगी, तो वो भी एक मेरे को ड्यू डिलिजेंस में देखना पड़ेगा। फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस देखना पड़ेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा है, सब कुछ वायबल तो है ना, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग तो है ना कंपनी। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ड्यू डिलिजेंस की, कंप्यूटर सिस्टम वगैरह सब कुछ सही है, अच्छे खासे टेक्नोलॉजी है, सैप इंप्लीमेंट कर रखा है सब कुछ। लीगल ड्यू डिलिजेंस की सारी कंपनी जो है लॉ एंड रेगुलेशन का कंप्लाई तो कर रही है ना। एनवायरमेंटल ड्यू डिलिजेंस के, एनवायरमेंटल के सारे नॉर्म्स तो फॉलो कर रही है ना, ठीक है। सीपीटी फाइल क्या हो गया? सीपीटी फाइल, सीपीटी में घुसने के पहले ड्यू डिलिजेंस कर लेना चाहिए था। अब अपन ने ऊपर जो पढ़ा था फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, अपनी कोर्स में जो एलोबरेटिव मेथड में है, जिसको एक्सप्लेन करके डिटेल में, वो केवल फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस ही है। अभी जो अपन ने ऊपर में पढ़ा था सीपीटी एफ से जो था फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस, ये वही वाला फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस मतलब क्या होता है, जो मैंने कहा था, पैसा, तो अब ये पैसों के रिलेटेड है, पैसों की, कि जितने वो मेरे से पैसे मांग रहा है उतना पैसे की वर्थ तो है ना कंपनी, कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग तो है ना, इससे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी चेक करूंगा, कंपनी के एसेट की वैल्यूएशन भी देखूंगा, लायबिलिटी भी देखूंगा, करंट एसेट भी देखूंगा, करंट लायबिलिटी भी देखूंगा, मैंने जितनी भी फाइनेंशियल रिलेटेड, जितनी भी पैसों के रिलेटेड चीजें मैं कंपनी की सारी देखूंगा। अगर पहले हमने डील तय कर ली, एक बार की प्राइम ऑफिस डील कर ली कि आपकी कंपनी में जनरली आप जो बता रहे हो उस हिसाब से मैं 10 करोड़ रुपए में बाय करूंगा, अब आगे ड्यू डिलिजेंस पे डिपेंड करेगा। अब मैंने 10 करोड़ तो अभी तक कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दी उसके बेसिस पे 10 करोड़ प्राइस कोट करी, अब मैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस करूंगा कि हो सकता है उसने कोई लायबिलिटी छुपाई हो, कोई ऐसी कंटिंजेंट लायबिलिटी हो जो उसने मुझे बताई नहीं हो, कोई नोटिस आया हो पड़ा शोकोश नोटिस हो उसने मुझे बताया नहीं हो, तो अब मैं वो सारी से हिडन फैक्ट ढूंढूंगा कि अगर कोई भी ऐसी हिडन चीज मुझे मिली तो मैं, हो सकता है कि आगे मेरी प्राइस को इफेक्ट करे। 10 करोड़ से पता चला 8 करोड़ की प्राइस देने के लिए रेडी हूं मैं, कि नहीं भाई 10 करोड़ तो ज्यादा थी, पहले तूने जो बताया था उसमें झूठ था, तूने 2 साल लायबिलिटी तो डिस्क्लोज ही नहीं करी, तो ये सब चीज मैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस से देखूंगा। ये वो, ये कमेंट्स ऑन द प्राइस एक बार एग्री हो गई अपने, तो ये कौन सी असम्पशन की है कि सारी कंटिंजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर ली थी, पर बाद में अगर कुछ पता पड़ा, मतलब इनिशियल इन्फॉर्मेशन के बाद भी कोई नई चीज पता पड़ी, तो प्राइस इफेक्ट होगी। तो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस में पहले क्या है, तुम नॉर्मल चीज देख लो। एक तो ड्यू डिलिजेंस की क्या चीजें, तुम जनरली एक बार ओवरव्यू देखो कि ओवर में क्या क्या वेरीफाई करके चीजें हो रही, बिजनेस, ये देखो ये 3 चीज एक साथ ले लो, ये चीजें एक साथ ले लो, बस ये कुछ ये पॉइंट याद कर लो, बाकी रीड कर लो। मैंने पहले भी कहा था जितने भी पॉइंट थे, बहुत सारे पॉइंट आए थे, किसी क्वेश्चन में 15 पॉइंट दे भी, तो 15 के मेरा याद नहीं करना, 15 का मेरा रीड तो करना है, एमसीक्यू में कुछ भी आ सकता है, पर याद कितने करने, 6 से 7 पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है 5-6 मार्क्स का, और एक पॉइंट का 1 मार्क्स होता है, तो 5-6 पॉइंट, 6-7 पॉइंट याद कर लो, काफी होते हैं। तो मैं तुमको ये याद करा देता हूँ 7 पॉइंट, ठीक है ना। समझो, मैं कहीं भी ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूँ, कंपनी का एक्वायर कर रहा हूँ, कंपनी को लोन दे रहा हूँ या किसी भी चीज में, पहले देखूंगा सामने का बिजनेस किसका है, हिस्ट्री क्या थी बिजनेस की, किसने स्टार्ट करा था, कौन प्रमोटर था, क्या कौन प्रमोटर था, अभी कौन मैनेज कर रहा है, नॉर्मल चीज है बिजनेस के बारे में, हिस्ट्री क्या है बिजनेस की, कौन प्रमोटर है, कौन मैनेज कर रहा है, नॉर्मल चीज, ये दिमाग में आ गई होगी, ये याद करने वाली बात नहीं, देखो देखो समझो तुम, है ना।
नॉर्मल हिस्ट्री क्या थी बिजनेस की, कौन प्रमोटर कौन मैनेज कर रहा है, ये सारे रिलेटेड पॉइंट है, ट्रेडिंग रिजल्ट, P&L, प्रॉफिटेबिलिटी, एसेट लायबिलिटी, कैश फ्लो, याद करने की जरूरत है क्या, ये सब बस एक ग्रुपिंग बना लो। ये P&L हो गया, ट्रेडिंग रिजल्ट, उससे P&L से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई, ट्रेडिंग रिजल्ट प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोजेक्शन क्या है, फ्यूचर में कितना वायबल होगा बिजनेस, असेट एंड लायबिलिटी की क्या पोजीशन है बैलेंस शीट डेट पर, कैश फ्लो बैलेंस शीट P&L, ये P&L हो गया, कैश बैलेंस शीट हो गया, P&L कैश फ्लो हो गया, ठीक है, याद हो गया, ये हो गया। अब बाकी तुम देख लो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या इन्फॉर्मेशन है, एमआईएस कैसी सिस्टम है, इनकम टैक्स असेसमेंट वगैरह की क्या चल रहा है, इस कंपनी का स्टेटस क्या, इनकम टैक्स भर रही है नहीं भर रही है, वो सब चीजें, ठीक है। अब ये स्कोप इंपॉर्टेंट है, नीचे क्वेश्चन आया हुआ, नीचे मैंने डाला हुआ है वो क्वेश्चन, नीचे है क्वेश्चन स्कोप। अब तुम क्या क्या चीजें एक तरीके से देखोगे, चेक करोगे फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के अंदर, भाई देखो सबसे पहले मैं तुमको ट्रिक देता हूं उसको याद करने की, बंदों का ध्यान रखना, तुम्हें बंदे लगा के तुमने अकाउंटिंग करने के लिए, तो क्या तुमने उन बंदों को पैसे भी तो दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो ना, कैश कैश दे रहे हो तुम बंदों को अकाउंटिंग करने के लिए, तो बंदों का ध्यान देना भाई, बंदों पे ध्यान देना, क्योंकि वो कैश ले रहे हैं अकाउंटिंग करने के लिए, क्योंकि वो कैश ले रहे हैं अकाउंटिंग करने के लिए, सही बात है ना, बंदों का ध्यान रखना क्योंकि वो कैश ले रहे हैं अकाउंटिंग करने के लिए, तो भाई अगर अकाउंटिंग करने के लिए ध्यान कैश ले रहे हैं, तो बिल्कुल सोच समझ के, जितने भी लो रेगुलेशन हो, टैक्सेशन हो, सारी चीजों का कंप्लाई करके ही उनको अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। भाई मैं पैसे दे रहा हूं, मैं उनको बोलूंगा सारे, तुम अकाउंटिंग कर ही रहे हो, पैसे ले रहे हो, तो लो रेगुलेशन टैक्सेशन को कंप्लाई करके अकाउंटिंग करो, ऐसे तो है ना अंधाधुन अकाउंटिंग कर दोगे। तो बंदों का ध्यान रखना, क्योंकि वो कैश लेके अकाउंटिंग करे, क्योंकि वो कैश लेके अकाउंटिंग कर रहे, तो सारे लो एंड रेगुलेशन टैक्सेशन फॉलो कर अकाउंटिंग करते हैं। बंदों से भाई दो चीजें, दो तीन चीजें, ये दो ही है वैसे तो, इसमें दो में तीन हो गई, मतलब प्रमोटर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, तीन ही तरह के बंदे होते हैं ना एक तरह से कंपनी के अंदर, तो प्रमोटर जो कंपनी बनाता है, मैनेजमेंट जो कंपनी संभालता है, एम्प्लॉय जो उनके लिए काम करता है, प्रमोटर मैनेजमेंट एम्प्लॉय। तो अपन को क्या क्या चीजें चेक करनी डिटेल्स में, कि हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है, प्रमोटर का, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय कैसे, ये क्या है, बंदों, बंदों का ध्यान रखना, ये बंदे हो गए। कैश लेके, कैश से कैश फ्लो भी आ गया और एक फाइनेंशियल पोजीशन भी आ गया, कैश फ्लो भी आ गया और एक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन भी आ गया, कैश से कैश फ्लो और फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से अकाउंटिंग पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पॉलिसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगता है, अकाउंटिंग से दो चीजें, अकाउंटिंग पॉलिसी लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, अकाउंटिंग पॉलिसी लगा के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, तो इससे भी दो चीजें बनी है तुम्हारे बंदों से, कैश से भी दो चीजें बनी है, अकाउंटिंग से भी दो चीजें बनी है, लॉ एंड टैक्सेशन भी दो चीजें बनेगी, ऑफ कोर्स स्टैट्यूटरी कंप्लायंस मतलब लॉज, और टैक्सेशन मतलब टैक्सेशन, इससे भी दो चीजें बनी है। बंदों का ध्यान रखना, बंदे मतलब प्रमोटर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, ठीक है। उसके बाद कैश, कैश मतलब कैश फ्लो, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग पॉलिसी और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, लॉ एंड टैक्सेशन, लॉ मतलब स्टैट्यूटरी कंप्लायंस करना लॉस की, और टैक्सेशन मतलब टैक्सेशन, डन। अब यहाँ पे जो तुमने पढ़ा है रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अभी कैसे करना है रिव्यू इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ये देखो इंपॉर्टेंट है। whether the financial statement of a target company has been prepared in accordance with the statute governing, मतलब जो इंड एस शेड्यूल एस शेड्यूल 3 जो बोलता है उसी हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया है ना, इवेल्यूशन करो प्रॉफिट का, जो भी प्रॉफिट रिपोर्ट करा है वो सही तो है ना, इनकम एक्सपेंस सब कुछ सही है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन लॉस वगैरह एक बार के हटा दो, उसके बाद सब चीजें चेक करो, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, कि अगर कंपनी जिसको तुम एक्वायर कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस भी कंपनी का तुम ड्यू डिलिजेंस कर रहे हो, उसमें कोई हिडन लायबिलिटी, तुम हिडन लायबिलिटी कैसे फाइंड करोगे, और यही अगर ओवर वैल्यू एसेट शो करके, मतलब हिडन लायबिलिटी में कोई लायबिलिटी उन्होंने छुपा रखी है, अपन को डिस्क्लोज नहीं कर रखी, यही ओवर वैल्यूड कर रखी उन्होंने एसेट, जो एसेट असली के अंदर 500 रुपए की उन्होंने दिखा रखा कि 1500 रुपए की है, तो कैसे पता करोगे ये सब चीजें तुम। तो अब एज एन ड्यू डिलिजेंस अगर मैं कर रहा हूं बंदा, मैं प्रोफेशनल, तो मैं हिडन लायबिलिटी के अंदर देखूंगा सबसे पहले, तो हिडन लायबिलिटी तो कैसे कैसे हो सकती है, अगर तुम नॉर्मल दिमाग लगाओ अपना तो तुम भी कर लोगे। सबसे पहले लायबिलिटी कहां कहां पे वो छुपा सकते हैं अपन से, टैक्स, टैक्स कंटीजेंट लायबिलिटी तुम्हारे दिमाग में आएगी, होगी कहीं भी लायबिलिटी छुपानी हो, कंटीजेंट लायबिलिटी छुप सकती है इजीली, क्योंकि वो बुक्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती है, तुम्हारे दिमाग में ये तो आई गई होगी। टैक्स हो गया, कंटीजेंट लायबिलिटी हो गया, ये क्लेम हो गए सबके, कस्टमर के, लेबर के, एम्प्लॉय के, सोसाइटी के। कस्टमर ने अपनी कंपनी पे क्लेम करा, लेबर जो अपनी कंपनी का काम कर रहा है उस पर अपने क्लेम करा, एम्प्लॉय ने भी अपन पे क्लेम कर दिया, सोसाइटी ने भी अपने पे क्लेम कर दिया। टैक्स तुमको याद रह जाएगा। कंटीजेंट लायबिलिटी तो हिडन लायबिलिटी सुनते ही दिमाग में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्लेम भी अलग अलग तरह के, क्लेम याद आ गया तो ये सबका याद आ जाएगा, कस्टमर भी करेगा, लेबर भी करेगा, एम्प्लॉय भी करेगा, सोसाइटी भी करेगी, चारों जने करेंगे। और एक बाकी है अदर वाला है, अदर को तुमको याद करना तो कर लेना, पर पढ़ना सारे इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पेपर्स के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट है, सारे एमसीक्यू का इसी पे आ जाएगा, ठीक है। तो अब टैक्स, टैक्स के में कोई कैसे लायबिलिटी छुपा सकता है भाई, सीधी बात है, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, इनकी कोई भी टैक्स लायबिलिटी छुपा रहा हो, सेल टैक्स का असेसमेंट छुपा रहा हो, कस्टम ड्यूटी का भी केवल प्रोविजनल असेसमेंट हुआ है, फाइनल असेसमेंट होना भी बाकी है, तो इससे कोई भी लायबिलिटी फ्यूचर में अराइज हो सकती है। तो टैक्स से तुम्हारे क्या हो गया, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स दोनों हो गए। अब डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्स के अंदर सेल टैक्स भी आ गया, कस्टम टैक्स भी आ गया, कस्टम ड्यूटी भी आ गया, ठीक है।
हो गया नॉर्मल, टैक्स हो गया। उसके बाद कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या होती है, बचपन से तुमको आता होगा, एलसीबीजी, शो कॉज नोटिस, यही तो पढ़ा है। शो कॉज नोटिस किसी कंपनी के आ गए, नीचे पटक दिया अपन ने, डिस्क्लोज करे नहीं, डिस्क्लोज करा बस नॉर्मल। और एक एलसीबीजी तो पता ही है तुमको, नॉर्मल होता ही होता है, ठीक है। लेटर ऑफ कंफर्ट, एलसी। शोकोज नोटिस, किसी भाई कोई भी शोकोज नोटिस आया है, अपन ने अभी तक उसको केवल बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करा है, क्योंकि अभी तक वो कंटिंजेंट लायबिलिटी ही था। लेटर ऑफ कंफर्ट आ गया, गारंटी आ गई, ये सब चीजें, ठीक है, ये कंटिंजेंट लायबिलिटी हो सकती है। उसके बाद कौन कौन क्लेम करेगा, मैंने बोला था कस्टमर करेगा, अपने के लिए काम करने वाले लेबर भी करेंगे, एम्प्लॉय भी करेगा, और बाहर वाली सोसाइटी भी करेगी अपने ऊपर क्लेम। अब जो प्रोडक्ट क्लेम होगा वो कौन करेगा, कस्टमर। कस्टमर क्लेम से क्या मतलब, प्रोडक्ट अपना खराब निकला, कोई भी लाइबिलिटी आ गई, प्रोडक्ट रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी आ गई अपन पे, कोई भी एसी खरीद के गया, एसी की लाइबिलिटी आ गई, एसी चलना बंद हो गया, अपने पर लाइबिलिटी आ गई प्रोडक्ट रिलेटेड। लेबर, लेबर लिटिगेशन है, कोई भी अनरिजोल्व लेबर लिटिगेशन, लेबर के कोई भारी क्लेम है, जो अभी तक वेज एग्रीमेंट अपन ने ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं वो वाले, जो पर नेगोशिएशन में, मतलब अभी तक कि वो बोल रहे कि नहीं, अब हम कंपनी वाले बोलते कि अब हम इससे ज्यादा पैसा नहीं देंगे, वो बोले नेगोशिएशन में हमको तो और पैसा चाहिए, तो ये चीज है। उसके बाद एम्प्लॉय को क्या मिलती है, सैलरी, सैलरी लाइबिलिटी, अनफंडेड ग्रेचुइटी, सुपरएनुशन लीव, सैलरी लाइबिलिटी। सोसाइटी, इन्वायरमेंटल के रिलेटेड प्रॉब्लम होगी सोसाइटी को, सोसाइटी को कौन सी प्रॉब्लम होगी, इन्वायरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। कस्टमर, कस्टमर को क्या प्रॉब्लम होगी, प्रोडक्ट और अदर लाइबिलिटी के रिलेटेड। लेबर को अनरिजोल्व लेबर लिटिगेशन, और जो लेबर का नेगोशिएशन है एग्रीमेंट वाला। एम्प्लॉय को सैलरी लिटिगेशन होगा, सोसाइटी को एनवायरमेंटल होगा। फिर अदर के अंदर फ्यूचर में कोई भी लीज लाइबिलिटी बाकी है अपनी, एग्रीमेंट टू बाय बैक शेयर, सॉल्ड एट स्टेटस प्राइस, कोई भी मैंने एग्रीमेंट करके है बाय बैक करने का शेयर, या फिर कंपनी ने सब्सिडी बेची है किसी को और बोला है कि कोई भी सब्सिडी की लाइबिलिटी आई तो उसके लिए फ्यूचर में मैं जिम्मेदार होऊंगा, ठीक है, उसकी लाइबिलिटी, ठीक है, ये याद हो गया होगा तुमको। टैक्स रिलेटेड हो गया, सबसे पहले क्या हो गया, टैक्स रिलेटेड कंटीजेंट लायबिलिटी, तुमको हिडन लायबिलिटी सुनते ही याद हो जाएगा। उसके बाद 3 तरह के क्लेम थे, ठीक है, फिर एक अदर में तुमको याद हो तो कर लेना ना, काफी इतनी। अब असेट ओवर वैल्यू कैसे पता करोगे, बहुत नॉर्मल है, ये तो मेरे को याद कराने की जरूरत नहीं, तुमको आता है। असेट कितनी तरह की होती है, बस ये देख लो तुम तो, करंट असेट होती है, फिक्स असेट होती है, इंटेंजिबल असेट होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, फिक्टिशियस असेट होती है। करंट असेट, फिक्स असेट, इन्वेस्टमेंट, इन करंट असेट, फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट, इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस असेट, इसमें कुछ याद कराना है, इतनी तरह की असेट होती है, दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाएगा असेट सुनते ही, ये तो याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब करंट असेट में दिमाग में क्या आता है, सुनते पहले रिसीवर इन्वेंट्री, बस वही जो दिमाग में आता है वही है, ऑडिट ऐसे ही है, सिंपल है, बस तुम मस्त रहो। रिसीवेबल और इन्वेंट्री, रिसीवेबल अनकलेक्टेबल थे पर कंपनी ने अभी तक उनके ऊपर कोई प्रोविजन नहीं बनाया, एग्जैक्ट के एग्जैक्ट रिसीवेबल शो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। इन्वेंट्री ऑब्सोल्यूट और स्लो मूविंग हो गई थी, खराब हो गई थी, इतने टाइम से मूव ही नहीं कर रही थी, बिकी नहीं रही थी। फिक्स असेट, प्लांट एंड मशीनरी ऑब्सोल्यूट, फिक्स असेट में भी तुमको पता है प्लांट एंड मशीनरी और प्रॉपर्टी, यही तो होती है भाई फिक्स असेट, और क्या होती है मेरे को दो ही तरह की पता है, बाकी तुम देख लो भाई, मेरे को तो इतना ही आता है। नॉर्मल चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही है, फिक्स सुन के, प्लांट एंड मशीनरी ऑब्सोल्यूट हो गई, कोई भी मार्केट वैल्यू गिर गई उनकी, स्पेयर वगैरह ऑब्सोल्यूट हो गया सब कुछ। प्रॉपर्टी लिटिगेटेड है, प्रॉपर्टी लिटिगेटेड है। इंटेंजिबल असेट जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं, उसको रख रखा है तुमने कंपनी के अंदर, बता रखा है बैलेंस शीट के अंदर कि हमारी 10 करोड़ की गुडविल है, मार्केट में जाओ तो चिंदी पर गुडविल नहीं है, तुम्हारे ऊपर लोग थूकते हैं, और तुमने वहां पे इंटेंजिबल असेट दिखा रखी है तुम्हारी कब बैलेंस शीट के अंदर, गलत है ना, और लिखा रखी है सेट। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू पे शो होना चाहिए, मतलब जो भी मार्केट वैल्यू रियलाइजेबल और फिर जो भी हिस्टोरिकल लोअर उस पे शो होना चाहिए, जबरदस्ती हाइक करके नहीं बताना चाहिए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रियलाइज थ्रू लोअर, मतलब इन्वेस्टमेंट की जो कॉस्ट है वो रियलाइजेबल वैल्यू से बहुत ज्यादा लोअर है, रियलाइजेबल वैल्यू इज मच लोअर, सॉरी, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कैरिंग एट वेरी लो रेट ऑफ रिटर्न पे इन्वेस्टमेंट है और तुम तो उसको बहुत बड़ा दिखा के चला रहे हो, ठीक है। फिक्टिशियस असेट के अंदर क्या आता है, फिक्टिशियस असेट के अंदर कोई भी फॉरेन एक्सचेंज गेन वाली कोई भी असेट हो, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, उस तरह की असेट जो असली में असेट है ही नहीं, ये फिक्टिशियस है, फॉरेन एक्सचेंज गेन की वजह से उसका अमाउंट बढ़ रहा है जबरदस्ती का, और उसके बाद डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह, असली में कोई रियलाइज होगा क्या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फालतू बात है, ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर टू फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, नॉर्मल याद हो गया, करंट असेट, फिक्स असेट, इंटेंजिबल असेट, फिक्टिशियस असेट, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब उसके नीचे बाइफिकेशन तुमको याद ही होगा, करंट असेट नीचे रिसीवेबल इन्वेंट्री, फिक्स एसेट में प्लांट मशीनरी और लिटिगेटेड असेट हो गई, फिर उसके बाद क्या इंटेंजिबल असेट की कोई वैल्यू नहीं थी, इन्वेस्टमेंट के अंदर तुम्हारी रियलाइजेबल वैल्यू कम थी या फिर रिटर्न उसका कम था, फिक्टिशियस असेट के अंदर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, और एक और क्या था, फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फॉरेन एक्सचेंज की वजह से उसका कैपिटलाइजेशन, ठीक है। रिव्यू ऑफ कैश फ्लो, अब तुम कैश फ्लो का कैसे रिव्यू करोगे, तुम कैश फ्लो का रिव्यू कैसे करोगे, ऐसे ड्यू डिलिजेंस अगर तुम कर रहे हो तो तुम कैश फ्लो कैसे रिव्यू करोगे। कैश फ्लो के अंदर भाई बंदा का कंपनी में एक्सवायर कर रहा हूं, उसमें दिख रही है 100 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी, पर 100 करोड़ के बाद मैंने उनका बैंक बैलेंस चेक करा तो 1 लाख रुपए,
भाई लिक्विड ही नहीं है कंपनी, तो लिक्विडिटी नहीं है। कल वो मेरे साथ राधेश्याम जो बंदा है, राधेश्याम जिसे मैंने माल परचेस करा था, वो मेरा ट्रेड पेपर है, वो मेरे से पैसा मांगने आ जाएगा। पैसा दूं कहां से? दिख तो रहा है 100 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी, पर लिक्विडिटी तो है ही नहीं असली में। सब उलझा हुआ है, मेरा पैसा असेट से रियलाइज हो ही नहीं रहा है। डेटर मुझे पैसा दे नहीं रहे, डेटर मुझे पैसा दे नहीं रहे, उस वजह से मैं उनको आगे ट्रेड पेपर को पैसा दे नहीं पा रहा हूँ। इन्वेंट्री मेरी सोल्ड हो नहीं रही है, मतलब मेरे पास पैसा आ नहीं रहा है, इस वजह से मैं ट्रेड पेपर को पैसा दे नहीं पा रहा हूँ। और जो मेरे पास कुछ कुछ फंड ऐसा भी है, हो सकता है मेरे पास बहुत सारा पैसा हो, पर मैंने इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, पर मैंने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, मतलब मैंने वेल डिप्लॉय नहीं कर रखा है फंड को। और जहां पे मैंने इन्वेस्टमेंट असली में कर रखा है वो इलिक्विड है, फंड इलिक्विड है, वहां से पैसा निकाल ही नहीं पा रहा हूं मैं। इतनी सारी प्रॉब्लम है भाई पैसे के अंदर। तो अब ये देखो, मैंने अभी तुमको बोला ना, बस वो तुमने ध्यान से सुना है तो वापस याद जाएगा। अगर तुमने मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी है, वापस 10 सेकंड पीछे जाओ और वापस सुनना, ठीक है? अब ये देखो, ट्रेड रिसीवेबल और इन्वेंट्री रियलाइज कर ही नहीं पा रहा हूं मैं। ट्रेड रिसीवेबल मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तो मैं ट्रेड पेबल को कैसे पैसा दूंगा? तो मुझे क्या चेक करना है कि मैं जो कंपनी जिसकी ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूँ वो ऑनर कर पाएगी क्या उसकी कमिटमेंट ट्रेड पेबल को देने की, और जो रिसीवेबल और इन्वेंट्री वो रिसीव कर पाएगी क्या, कैश उनसे ले पाएगी क्या। मतलब फंड बहुत आइडियल पड़ा है, आइडियल फंड पड़ा है, उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रखा, फंड आइडियल पड़ा है, उसको अच्छी तरह से इन्वेस्ट नहीं कर रखा। हाउ वेल डज द फंड इज एम्प्लॉय, वेल तरीके से एम्प्लॉय नहीं कर रखा है फंड को, और जहां कर रखा है वो इजीली रियलाइजेबल नहीं है, पैसा निकाल ही नहीं पा रहा हूँ, इतना इलिक्विड फंड है। इन्वेस्टमेंट पैटर्न इज इजीली रियलाइजेबल। डन, याद हो गया होगा आई होप, ठीक है? नीचे चलो, क्वेश्चन, प्रोप्राइटरी बिजनेस बाय करना चाहता है वो ड्यू डिलिजेंस करो। मैंने जो ऊपर बताया था तुमको, ड्यू डिलिजेंस, बंदे अकाउंटिंग के पैसे ले रहा है, कैश ले रहा है अकाउंटिंग करने के, तो लॉ एंड रेगुलेशन और टैक्सेशन कंप्लाई करके करो, ये वही चीज है। बंदे मतलब प्रमोटर, आगे नीचे ये मैंने आपको ऊपर तो मैंने याद करने के लिए जमा दिए थे पॉइंट, अब यहाँ पे आईसीआई नहीं जमा है, मैं क्या कर सकता हूँ। बाकी है वही चीजें, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, बंदे अकाउंटिंग के पैसे ले रहा है, अकाउंटिंग का भी पॉइंट ऊपर नीचे होगा, कैश ले रहा है, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन हो गया, टैक्सेशन एंड स्टैट्यूटरी कंप्लायंस, अकाउंटिंग से अकाउंटिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही पॉइंट है, डिटेल में पढ़ लेना। मतलब जो समझाया था वही चीजें है, बस तुमको डिटेल के अंदर यहाँ पे पढ़ लेना, ओके? वर्क अप्रोच ऑफ ड्यू डिलिजेंस, ड्यू डिलिजेंस वाला बंदा जो ड्यू डिलिजेंस कर रहा है वो उसकी अप्रोच क्या रहेगी ड्यू डिलिजेंस करने की? भाई मैं सबसे पहले करूंगा कि मैं ड्यू डिलिजेंस कर रहा हूं किसी कंपनी का, सबसे पहले उसको उठाऊंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ूंगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिख रहा है वाह भाई 100 करोड़ के एसेट है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है भी है इसके पास, तो इतने सारे इन्वेस्टमेंट भी, इतनी सारी मशीन्स भी है, वो सब मेरे को देख लिए, मेरे कहा बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, पर ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहा है। अब मैं असली में वहां पे जाके विजिट करके आऊंगा कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है नहीं करती है कंपनी का असली में क्या हालचाल है। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ा, उसके बाद वहां पे असली में विजिट करके आया, असली में विजिट करके आया, उसके बाद पता पड़ा कि नहीं भाई इस एरिया के अंदर तो गड़बड़ है, असली में तो ये वाली मशीन यहाँ पे एग्जिस्ट करती नहीं है, इस एरिया के अंदर तो गड़बड़ है, क्या है इस एरिया के अंदर गड़बड़ है। तो जो मैंने प्राइस जो आप लोग बता रहे थे उस प्राइस में नेगोशिएशन करने की जरूरत है, प्राइस को अपन को वापिस रीइवैल्यूएट करने की जरूरत है। मैंने सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े, तो मैं क्या करूंगा, रिव्यू करूंगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद साइट विजिट करूंगा, फिर देखूंगा कौन कौन से की एरियाज है, और की एरियाज के अंदर कोई भी गड़बड़ मिली तो मैं मेरी नेगोशिएशन और प्राइस के अंदर देखूंगा, प्राइस का नेगोशिएशन करूंगा, मतलब हेल्पिंग प्रिपेयर एन ऑफर, मैं हेल्प करूंगा उनके ऑफर प्रिपेयर करने के बाद, मतलब नेगोशिएशन ऑफ प्राइस, ऑफर ये तो होगा, नेगोशिएट तो करेंगे अपन प्राइस को साथ, प्राइस, ओके? डन, ये तो हो गई अप्रोच। अब कौन कौन से कंटेंट तुम ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट के अंदर बताओगे? कंटेंट ऑफ ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट जैसे ऑडिट रिपोर्ट होती है, वैसे तुम फाइनल अब एक ड्यू डिलिजेंस की रिपोर्ट भी तो तैयार करके दोगे, सामने वाले जिसने बंदे ने तुमको ड्यू डिलिजेंस पे रखा है, तो तुम क्या दोगे भाई? ऊपर पर पहले कचरा लिखना होता है, ऑडिट रिपोर्ट हो या कुछ भी हो, सबके अंदर पहले ऊपर कचरा लिखना आता है, ये मेरी इंट्रोडक्शन है, ये कंपनी का इंट्रोडक्शन है, ये समरी है, ये मेरा टर्म्स और स्कोप था, ये मेरी लिमिटेशन थी, ये मेरा ऑब्जेक्टिव था ड्यू डिलिजेंस का, वही आलतू फालतू चीजें, वो चीजें तुमको याद होगी। क्या इंट्रोडक्शन हो गया, इंट्रोडक्शन के बाद उसके बाद अपन ने क्या करा, स्कोप क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, समरी क्या थी, प्रमोटर कौन, अब उसके बाद कंपनी के बारे में लिखूंगा, कंपनी के प्रमोटर कौन थे, मैनेजमेंट कौन था, स्ट्रक्चर कौन था, हिस्ट्री कैसी थी, सारी बकवास कंपनी के बारे में, मेरी खुद के असाइनमेंट के बारे में, सब चीजें कचरा लिख ली, वो सब चीजें तुमको याद होगी, ठीक है? उसके बाद मैं लिखूंगा काम की चीजें, असेट की असली में वैल्यूएशन कितनी थी, लाइबिलिटी असली में कितनी थी, प्रॉफिटेबिलिटी कितना था, नेटवर्थ कितना था, ये नॉर्मल काम की चीजें ये हुई है फाइनेंशियल रिलेटेड, बस। इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ऑब्जेक्टिव समरी लिखूंगा, ऑब्जेक्टिव क्या था मेरे ड्यू डिलिजेंस का, टर्म्स क्या थे मेरे वेरिफिकेशन के, ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव 2 बार लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे हिस्ट्री क्या है कंपनी की हिस्ट्री, शेयर होल्डिंग और मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी की हिस्ट्री कैसी है, शेयर होल्डिंग कैसी है, मैनेजमेंट कैसा है, ये तो किसके रिलेटेड पॉइंट हो गए, ये हो गए मेरी खुद के जो मेरे को कचरा लिखना है ऊपर का रिपोर्ट के अंदर, जो मेरे को मेरे खुद के बारे में असाइनमेंट के बारे में लिखना है, किसके बारे में, असाइनमेंट के बारे में, और ये कंपनी के बारे में, ये किसके बारे में होगा, कंपनी के बारे में, हिस्ट्री, शेयर होल्डिंग, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर। उसके बाद मेरे को कि मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है फाइनेंशियल लाइबिलिटी, असेट, रिजल्ट और नेटवर्क पे,
मेरा क्या ऑब्जर्वेशन है। डन। तो अपना ड्यू डिलिजेंस चैप्टर यहाँ पे हो गया है खत्म। ओके, सो ये आपको ऐसे नोट्स, तो अगर आपको बुक पूरी खरीदनी हो, फुल बुक, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से परचेस कर लेना सॉफ्ट कॉपी। और अगर अदरवाइज आपको फ्री नोट्स वगैरह चाहिए हो तो मेरे टेलीग्राम चैनल का नीचे मैंने लिंक दे रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री वाले नोट्स। ओके चलो टाटा बाय बाय, सी यू नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम जल्द ही मिलते हैं, सब्सक्राइब कर दो।